मैंने आप लोगों को याद होगा dimmer के बारे में बताया था, that's how the dimmer works and how it controls the voltage and the power across the fan. So अभी मैं आपके पास यहाँ पर एक rheostat बनाने लगा हूँ और उसके रेफरेंस से आपको ये चीज दिखाऊंगा. ओके देखें, ये हमारे पास ना जो मैंने अभी आपको सिस्टम बना के दिया है, दिस इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ अ वेरिएबल रजिस्टर. इस तरह के एक ऑपरेटर्स के ऊपर हमारे पास और कुछ भी नहीं, बस एक वायर लगी होती है of variable length. So I'm connecting a wire to this point like this. The wire is wound around this circuit, and we have a jockey over here. एक ऐसे हमारे पास एक jockey placed होता है. Jockey is called the movable contact. Or the sliding contact. हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कर सकते हैं. अच्छा, अब क्या होता है कि जब हमें कनेक्शन करना होता है ना, तो हम वायर्स के कनेक्शन को किस तरह से करेंगे कि लेट्स से कि मेरे पास ये वायर है. The wire is going from this point. इस जगह पे हमारे पास एक फिक्स रेजिस्टर लगा हुआ है. This is the fixed resistor. Then again we have connecting wires over here. And from this point, यहाँ से जा रही है. ये आपके पास एक कंप्लीट सर्किट बन गया और इसमें हमारे पास यहाँ पर वी हैव स्विच and a power source, that is a battery or cell or any direct current source.
अब इस पॉइंट पर when we'll switch on this is a variable resistor or a rheostat, variable resistor. अच्छा, अब मेरे इस पाथ को देखना है जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। देखो इस वक्त इफ दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज कनेक्टेड ओवर हियर, जहां पे मैंने इसे अभी रखा हुआ, तो करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए? करंट शुड बी फ्लोइंग लाइक दिस। हमारे पास इधर से करंट चलेगा इस जगह से, यहां से करंट चल रहा, the only path that is available with current is this one. अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर पार्ट बनाया हुआ था, इसी से ही करंट फ्लो कर सकता है। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। अब यहां से करंट फ्लो करेगा और ये करंट फ्लो करके इस पॉइंट पर जाएगा। अब जब ये इस पॉइंट पर जाएगा तो करंट के पास दो ऑप्शन है कि वो इस सारी वायर के थ्रू मूव करे, इस तरह से जैसे अभी मैं आपको शो कर रहा हूं एट दिस पॉइंट, ऐसे फ्लो करे, इधर से फ्लो करे, इधर से फ्लो करे, लेकिन यहां पे आके ये रुक गया है। एक्चुअली में यहां पर नहीं, पीछे से ही रुक जाएगा अगर हमारे पास सिर्फ इतना ही पार्ट होगा। रीजन ये है कि इस वायर से ये ऊपर जंप करके तो जा नहीं सकता। इसलिए नहीं जंप करके जा सकता क्योंकि करंट को कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए, वो कहीं एयर से या स्पेस से तो मूव नहीं कर सकता। तो एज अ रिजल्ट द ओनली वे करंट राइट नाउ इज हैविंग दैट ये यहां से इधर आए, इस पॉइंट से इधर से ये रेड वाले स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पर जाए, फिर इस रॉड से पास करता हुआ हमारे पास इधर से रॉड से पास करे और रॉड से पास करता हुआ इधर जाए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और फिर ये इधर को निकला। अदरवाइज तो करंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट मीन्स कि अगर करंट चाहता है कि वो इस पॉइंट से गुजरता हुआ जाए और ये जो इसके रास्ते में रेजिस्टर है ये उसको पास करता हुआ पहुंचे, एंड देन इट कैन मूव टू दिस साइड एंड देन इट कैन कम टू दिस पॉइंट, तो इससे वायर से किसी तरह से भी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के ऊपर जंप करना होगा। सो दिस कॉन्टैक्ट इज बेसिकली द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। Sliding contact. That means that before jumping onto the sliding contact, it's without jumping onto the sliding contact, it is not possible for current to flow through this point. अब अगर मैंने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जो पोजीशन में आपको भी दिखा रहा हूं उस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो करंट जो है वायर की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेंथ को कवर करके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा और उसके बाद इस रॉड पे आ जाएगा। ये रॉड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज अ रॉड ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, रॉड ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, conducting rod of negligible resistance. सर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कर सकते हैं? इसलिए तो उसका नाम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, अदरवाइज उसका नाम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब हम जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव, पहले हमने इधर रखा हुआ था, अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करते हैं और मूव करके इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम इस पॉइंट पर ले आते हैं, सॉरी, अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करके इस पॉइंट पर ले आते हैं जो मैं अब आपको शो करने लगा हूं कि यहां पे आ गया इस जगह,
ये मैंने पोजीशन आपको शो कर दी। दैट मीन्स कि अगर हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करके इधर लेकर आए, अब करंट के पास पाथ क्या है फ्लो करने का? अब करंट के पास पाथ है फ्लो करने का कि वो इधर से जा सकता है, क्योंकि अब उसे डायरेक्टली जंप नहीं करना होगा, ऑप्शन नहीं है। वो इधर से जाएगा, इस पूरी वायर से पास करेगा, इधर से पास करके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पर जाएगा इस जगह से, फिर उसके बाद स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से मूव करता हुआ इस पाथ पे जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करके इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ले आते हैं, जो यहां पे आपको शो किया हुआ है, इधर से इधर ले आते हैं, तो हम एक्चुअली करंट जितनी लेंथ में से वायर की फ्लो करना है, हम उस लेंथ को वेरी कर रहे हैं। और हमें एक बात का बहुत क्लियरली पता है that the length of a conductor and the resistance of the conductor, they are directly proportional to each other. मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, that length and the resistance of the conductor is directly proportional to each other. So let's say I'll write over here that the resistance of the conductor varies from 0 to 0 ohm to 400 ohms. Now what it means? That means that if I'll place this sliding contact at X, this is the position X. So what should be the resistance of this rheostat? क्योंकि अब कोई भी वायर, कोई भी पार्ट नहीं है वायर का, या कोई भी लेंथ नहीं है वायर की जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो, आप समझे कि वो इमीडिएटली स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पर ही आ गया। So when there is no length of the conductor which is covered, and immediately it comes to the sliding contact, that means that the resistance of this conducting wire is 0. Whereas अगर हम इसको move करके Y पे ले आते हैं, I'm calling this as Y. Now there is no option with current except to flow through the whole length of the sliding wire. So that means that the whole length of the sliding wire is covered. As a result, that the resistance offered to the current is now 400 ohms. अब मैं आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ, that this part has a resistance of, let's say, 150 ohms. ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 150 ohms है, और यहाँ पर जो मैंने पावर सोर्स अप्लाई किया हुआ था, let's say that this is of 24 volts. And I'm considering that this part is basically a fan. ये हमारे पास फैन है, और ये जो रियोस्टैट है, इसकी एग्जांपल में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ वेरिएबल रेजिस्टर, इट्स अ डिमर. एग्जांपल इज डिमर और रेगुलेटर. सो ये हमारे पास डिमर है जो कि फैन की स्पीड को स्लो कर सकता है. सो एक तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस जो है दैट इज फैन, और दूसरी तरफ हमारे पास जो रियोस्टैट है दैट्स अ डिमर. अब इसके ऊपर जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, अगर मैं इसको मूव करना शुरू करता हूं और इसको मूव करता हुआ, आई एम मूविंग इट, स्लाइडिंग इट अलोंग द लेंथ ऑफ दिस conducting rod of negligible resistance. So that means I'm changing the resistance of the resistor. Resistance of the resistor, that's a variable resistor, due to which the potential difference across the fan, which is of 150 ohm, it's changing. Now how it's changing? Consider करते हैं हम इसको इस तरह से कि हमारे पास से चेंज किस तरह से कर रहा है. अगर अब हमने इस रियोस्टैट को कनेक्ट किया हुआ है और मैं स्विच को ऑन करता हूँ फैन के लिए, तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा. I'm just writing it down over here. That the potential difference, total potential difference, is equal to variable resistors. That is, I'm considering as a rheostat. So I'm writing it RH plus potential difference across the fixed resistor.
जो कि हमारे पास RF है, ठीक है। सो RH स्टैंड्स फॉर, आपके लिए लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यही होता है। राइट नाउ आई एम यूजिंग RH फॉर रियोस्टैट and RF for fixed resistance, fans resistance. ठीक हो गया बेटे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर अभी वो थोड़ा सा आपने भी एक्स और वाई का बताया था, वो थोड़ा सा दोबारा बता दें जरा। दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर देखो, अगर मैंने इस फैन को, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एक्स पे रख दिया, तो एक्स पे रखने का मतलब क्या है, that none of the length of the rheostat is being covered. इसका मतलब ये बनता है कि हमारे पास rheostat की जो लेंथ है वो बिल्कुल भी कवर नहीं हो रही। करंट इज फ्लोइंग डायरेक्टली इनटू द कंडक्टिंग रॉड। रीजन क्या है? देखो बेटे, अगर आप इस वक्त इस पॉइंट को देखेंगे तो हमारे पास यहां से आप समझ लें कि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट बना हुआ है। I'll place the bar over here. इस वक्त इस पार्ट का वी हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट, ऐसा, ठीक है। सो ये हमारे पास इस वक्त डायरेक्ट कांटेक्ट। अब करंट क्या होगा कि वो डायरेक्टली हमारे पास इधर से फ्लो करेगा, इस जगह पे आएगा, इस जगह से ये डायरेक्टली फ्लो करता हुआ इस स्लाइडिंग कांटेक्ट में चला जाएगा। जब ये डायरेक्टली स्लाइडिंग कांटेक्ट में चला जाएगा, सो दैट मींस कि ये ऊपर कंडक्टिंग रॉड की तरफ मूव कर रहा है, इस जगह पे आया और ये कंडक्टिंग रॉड की तरफ मूव करके इस कंडक्टिंग रॉड से गुजर गया। लेकिन अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एक्स की बजाय वाई की तरफ मूव कर देता हूँ और वाई पे रख देता हूँ, तो अब करंट जो है वो कंडक्टिंग रॉड से, क्योंकि कंडक्टिंग रॉड के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जाने, वो कंडक्टिंग रॉड तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि कंडक्टिंग रॉड तक पहुंचेगा तो वो बाहर सर्किट में जा सकेगा। अब कंडक्टिंग रॉड तक जाने का उसके पास सिर्फ एक ही मेथड है कि वो किसी तरह से बाहर से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पर आता है। अब पहले पॉइंट पर एक्स पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैंने शुरू में रखा था, तो करंट वायर में एंटर होते ही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से वो कंडक्टिंग रॉड से पास करता करता पूरा सर्किट में से गुजर जाए। लेकिन सर करंट तो दोनों सूरज कंडीशन में ट्रेवल करेगा ना, अगर एक्स पे होगा उसको तब भी रोड से जाना पड़ेगा, वाई पे होगा तब भी रोड से होके वाई पे जाएगा। रॉड का रेजिस्टेंस 0 है ना, मैंने आपको लिख के दिया है कि रॉड्स कंडक्टिंग रॉड ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि रॉड का रेजिस्टेंस 0 है, तो रॉड में से अगर वो पास करता भी है तो उससे कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा। तो जैसे आपने 0 to 400 की किस चीज की लिखी हुई है? वो मैंने वायर का रेजिस्टेंस लिखा है कि अगर वो वायर में से पास करता है तो फिर रेजिस्टेंस उसे मिलेगा। अब देखें ना कि इस वक्त जो वायर की लेंथ कवर हुई है वो क्या है, ऑलमोस्ट 0। इसका मतलब है कि अगर मैंने एक्स पे रख दिया तो हमारे पास जो करंट को इस पूरे सिस्टम की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है दैट इज 0 हो। लेकिन अगर मैं इसी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वाई पे रख देता हूं, इफ आई प्लेस द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एट वाई, तो अब इस जगह पर एक्स वाले पॉइंट पर तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ही नहीं, वो तो मूव होके वाई पे जा चुका है। तो अब करंट के लिए मजबूरी हो गई कि वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट तक पहुंचने के लिए पूरी वायर की लेंथ को कवर करेगा। ठीक है, जब वायर की पूरी लेंथ कवर होगी तो इसका मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इट मींस कि अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एक्स पे रख देते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वेरिएबल रेजिस्टर इज 0। और अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारे पास यहाँ पर आपसे कहूँ इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कह सकते हैं ना ये बात? अच्छा, अब अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास इस वक्त से दैट
हमारे पास इस वक्त ये पॉइंट जो था वो एक्स पर है, जो हमारे पास स्लाइडिंग कांटेक्ट है वो रियोस्टेट का इस वक्त एक्स पर है। सो मुझे बताएं कि इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, 24, क्योंकि हमने यही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था। एक्स पर होने का मतलब क्या है कि उसका रेजिस्टेंस जीरो है। अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है वर्क डन इन ड्राइविंग 1 यूनिट 1 कूलम चार्ज थ्रू एनी गिवन पॉइंट और थ्रू बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो बच्चे वर्क डन तो तब होगा ना जब रेजिस्टेंस ऑफर होगा चार्ज को गुजारने के लिए। अभी रेजिस्टेंस ही नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। सो दैट मीन इसके अक्रॉस 0 वोल्ट आ जाएंगे, तो हमारे पास आर एफ आ जाएगा इस जगह पर। अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो हमारे पास आर एफ यानी कि फैन के रेजिस्टर जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 24 वोल्ट। दैट मीन्स इस वक्त फैन के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या है, वो मैक्सिमम हो गए। अब आते हैं फैन की पावर कैलकुलेशन पर। सो पावर के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं वी आई, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। ये बातें याद रखनी है आपने। अब हम प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ इसके साथ मूव कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी पे मूव कर रहे हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। सो हमारे पास वी आई है, दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड। Then we have V square over R. This is called electrical power dissipated. Are you guys aware of the word dissipated or dissipation? Yes, sir. अच्छे, आप लोगों ने Yes, sir. क्या मतलब होता है इसका? So release करना किसी चीज को. रिलीज करना, और कोई ऑप्शन? अच्छा चलो मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर कि ये वर्ड काफी कंफ्यूजिंग रहा। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बेटे एक बात बताओ, ये जो हम सारा काम करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है किसी भी कंपोनेंट से, किसी भी रेजिस्टर से, तो मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने का पर्पस क्या होता है उसमें? So energy convert करना. वेरी गुड। एनर्जी को कन्वर्ट करना हमारी यूजफुल फॉर्म के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बल्ब में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कर रहा हूं तो बल्ब क्या करेगा कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके वो कन्वर्ट कर देगा लाइट और हीट एनर्जी में। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसिपेशन। So dissipation means that conversion of electrical energy to non-electrical energy. I'm just marking it over here so that you remember this part, that dissipation means conversion of electrical energy to non-electrical energy. Conversion of electrical energy to non-electrical energy. सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी है कि तो जैसे सर ये इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है, तो सर जो हाँ। करंट है सर वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता है, हीट में, मतलब कि सर एयर कंडीशन में हो जाता है सर, डिफरेंट अच्छा। फॉर्म में चेंज हो रहा है करंट। सर ये क्या चीज है करंट में कि जो डिफरेंट चीजों में चेंज हो रही है? अच्छा, ये ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत दफा हो, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना वो हमेशा एक अजीब अजीब
फ्रेजेस बोल देते हैं जो कि बहुत तकलीफ फ्रेजेस होते हैं अगर हम फिजिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जैसे मैं मुझे पहले पता है इससे रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है नहीं, इसलिए आपका आपसे बहुत पूछ रहा हूँ। रिलेटेड फ्रेज है, बहुत रिलेटेड फ्रेज है ये पॉइंट। बिल्कुल भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो रिलेटेड नहीं है। मैं आपको इसलिए स्ट्रेस दे के कह रहा हूँ कि आइंदा हम जब ये फ्रेज बोलेंगे तो उस फ्रेज को कैसे बोलेंगे मैं आपको ये भी बताने लगा जो आपने क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन बहुत कुछ क्लियर कर देता है कि आप बेसिकली क्या समझते हैं करंट को। बेटे पहले मुझे एक बात बताओ, हम खाना खाते हैं, वो कौन सी फॉर्म है एनर्जी? हेलो, स्टोर्ड एनर्जी है सर वो। उसको क्या बोलते हैं, कौन सी एनर्जी होती है वो? सर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। जनरली केमिकल एनर्जी का नाम दे दूं मैं उसे? दे दें सर। दैट इज केमिकल एनर्जी। अच्छा, अब खाना खाकर हम जब चलते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? पता नहीं सर इसका। किनेटिक एनर्जी। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, नहीं पता ठीक है सर, तो मैं काइनेटिक बता ठीक दूंगा, है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा कोई ऐसी चीज। देखो, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो यार हम कौन सा, हम पढ़ाने के लिए किस लिए बैठे हैं? आपको समझाने के लिए तो बैठे हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स कवर अप हो। हम खाना खाते हैं, वो है केमिकल एनर्जी। अगर हम बिल्कुल खाना ना खाया हो तो कैन वी मूव? नहीं। नो सर। हम उस केमिकल एनर्जी को यूज करके चलते हैं, वो है किनेटिक एनर्जी। अब जब हम चलते हैं तो क्या हम खत्म हो जाते हैं? हम कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और फॉर्म में? नो सर। हम तो वहीं के वहीं रहते हैं ना। हम फिर से खाना खाते हैं, हम फिर से चल सकते हैं। चार्ज हम हैं, अज्यूम कर लिए एक सेकंड के लिए, वो हम हैं। जब हम बात करते हैं चार्ज की तो समझ लें कि मैं चार्ज हूं, मेरा खाना जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उस एनर्जी को मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके चल सकता हूं, और फिर जब मैं चल के अपनी एनर्जी को खत्म कर देता हूं तो मैं सेकंड शिफ्ट लगाने आता हूं, फिर से खाना खाने आता हूं, और खाना खा के मैं फिर से चलने को तैयार हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। करंट जो है ना, वो चार्ज की फ्लो को बोलते हैं। अब मैं अगर अच्छा खाना खाया होगा, मैं सेहतमंद होऊंगा तो मैं तेज भाग सकता हूं उसी एनर्जी को यूज करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं तेज भागूंगा तो इसका मतलब मेरी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर उस एनर्जी से ज्यादा मुझे एनर्जी मिली होती तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा अच्छा भागता, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता। आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। एनर्जी। यस तो सर। बेटे चार्ज जो है वो बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल है जैसे मैं हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ऐसी ही एग्जांपल है जैसे केमिकल एनर्जी मेरे पास है। और मेरी केमिकल एनर्जी को मैं चलने के लिए, वॉकिंग के लिए या भागने के लिए किनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल करता हूँ। ये ऐसी ही एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज को मिली और उसने उस एनर्जी को यूज कर भागने के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि किसी एक कंपोनेंट से, किसी दो पॉइंट से गुजरने के लिए उसने जितनी एनर्जी यूज की। सर मतलब कि मैं करंट और एनर्जी में वो कर दूं जरा, थोड़ी सी गलती। कंफ्यूज कर गए हो, कंफ्यूज कर गए हो। और ये यस सर। आपका कसूर नहीं है बेटे, दिस इज समथिंग। इस बात को देखो, मैं जब समझा रहा हूँ ना तो मुझे इतनी डिटेल में पता है कि मैं सोचता हूँ यार ये तो कोई काम ही नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। व्हाई द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दिस? नो, if I'll go and go back to 2001, 2002 when I was appearing for my O levels, so I was in the same state. मैं भी यही कहता था अच्छा वो सर पोटेंशियल डिफरेंस अगर चल रहा हो तो क्या हो। आज मैं ये सब बात अपने अंदर जुर्म समझता हूँ, मैं ये बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस, और वो सिर्फ इसलिए देखा जाता है ताकि मुझे पता चले कि इन दो पॉइंट्स के अंदर हमारे पास जो 1 कूलम चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसने कितनी एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो। बस इतना ही बात है पोटेंशियल डिफरेंस, कि उसके पास जितनी, जैसे मैंने खाना खाया तो क्या मैंने, सपोज करें मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर अपने घर के दरवाजे तक आया तो मैंने उस वो सारी एनर्जी उधर यूज कर दी थी या उसका कुछ पार्ट यूज किया था? पार्ट यूज किया था। कुछ पार्ट यूज किया था, कुछ फ्रैक्शन यूज की थी।
अब मैं जब खाना खा के निकला बाहर कमरे से, तो मेरे पास अज्यूम कर लो कि 1000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल, मैं 1 कूलम चार्ज हूं। मैंने मेन दरवाजे तक आने तक के लिए, मेन गेट तक आने तक के लिए जो एनर्जी यूज की वो थी कि मेरे पास, जब मैं बाहर पहुंचा दरवाजे तक, तो मेरे पास थे 800 जूल्स। इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस क्या है? 1000 माइनस 800 मींस 200 जूल्स। तो मैं कह सकता हूं कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था 200 वोल्ट्स। If I'm considering myself as 1 कूलम चार्ज, अब मैं तो बहुत बड़े साइज का हूं, तो मैं 1 कूलम चार्ज नहीं कंसीडर करता, मैं कहता हूं कि मैं 10 कूलम चार्ज हूं। तो मैंने 200 जूल्स यूज किए 10 कूलम चार्ज में। तो अगर मैं 1 कूलम पे ले जाऊं कि 1 कूलम मेरा चार्ज जो था वो कितना यूज कर रहा था, तो वो कितने होंगे? 20 जूल्स। इसका मतलब है दैट द पोटेंशियल डिफरेंस between the point from where I departed to the point from to which I have arrived, the potential difference across it is 20 volts, क्योंकि मेरा हर कूलम 20 जूल्स की एनर्जी खर्च करके, वर्क डन करके इन दो पॉइंट्स के दरमियान जा सकता। और अगर अब मैंने 20 की बजाय 1 कूलम को कहूं कि आप 40 जूल खर्च कर लो, तो क्या होता? मेरी स्पीड ज्यादा हो जाती। मेरी स्पीड को, क्योंकि मैं चार्ज हूं, मेरी स्पीड को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को नाम दिया जाता है करंट। सो मोर इज माय स्पीड, द मोर इज द करंट। अब एक और पॉइंट पे आ जाते हैं ताकि रियोस्टैट वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। अब पहले मैं जब जाने लगा था, अब अज्यूम कर लेता हूं मैं 1 कूलम चार्ज हूं। पहले जब मैं जाने लगा था तो मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, या इतना कम रेजिस्टेंस मिला कि मुझे सिर्फ 20 जूल लगाकर मैं एक सर्टेन स्पीड हासिल कर सकता। ठीक है, अब अगर उधर ही मुझे 40 जूल्स की एनर्जी मिलती और बाकी सारी कंडीशन वही रहती, तो मेरी स्पीड ज्यादा हो जाती, तो इसका मतलब है करंट ज्यादा हो जाता। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर मैं पहले वाली स्पीड पे जो जा रहा था, जब मैंने 20 जूल्स का वर्क डन करके उन दो पॉइंट्स पर पहुंचा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, अगर उस स्टेट में मेरे रास्ते में मेरे को दोस्त दो आगे खड़े हो जाते, कहते हैं हमें जाने नहीं देना, हमें जाने नहीं देना, तो मैं उन्हें धिक्के देता, फोर्स करता, अपनी एनर्जी लगाता। अब उसी रास्ते में जिस पे मैं पहले 20 जूल्स खर्च करके दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया था, उसी रास्ते में मुझे रेजिस्टेंस मिल गया है, और मैं चाहता हूं कि मैं पहले जितनी जल्दी पहुंचा था उसी टाइम पर मैं दोबारा पहुंचूं, उतना ही टाइम लगाकर। दैट मींस मुझे मेरी स्पीड नहीं बदलनी। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अब एनर्जी ज्यादा खर्च करनी होगी। जहां पर मैं पहले 20 जूल्स खर्च कर रहा था, वहां पर आई नीड टू स्पेंड मोर एनर्जी ऑन इट। इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के अंदर, वो ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ कि मेरे पास टोटल एनर्जी थी 100 जूल। अच्छा, मैं 20 जूल को इंक्रीज करते करते मैक्सिमम किस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं? बोला करते ना बेटे, मुझे तक फील है। जी जी सर, सुन रहा हूँ। बताया करें, आपके ख्याल में मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूं अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी कर सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अंदर? मेरे पास टोटली 100 जूल्स है। टोटल 100 जूल है, तो 100 जूल से ऊपर तो नहीं जा सकते। जी सर। ज्यादा से ज्यादा मैं 100 जूल्स की एनर्जी यूटिलाइज कर सकता हूं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी यूटिलाइज करूंगा, दैट विल बी ऑफ 100 जूल्स। दैट्स इट। आपने ये जी जी पोटेंशियल डिफरेंस, सर मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या खास चीज है कि वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज होती जाती है? जैसे वो फैन की मतलब हीट में भी चेंज हो जाती है, हीट से। मुझे मेरे बच्चे पता चल गया था, आपका क्वेश्चन यही था। मुझे आपका क्वेश्चन पता चल गया था कि स्टेटमेंट में डिफरेंस होने की वजह से मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की। और मुझे पता है कि आपको अभी भी ये नहीं लग रहा होगा कि नहीं मैं ये बात पूछ रहा था, ये बात का मुझे आइडिया है, क्योंकि आपने सुनी है इतनी बार मेरी ये बात कि आपको आइडिया है। लेकिन वो वाला पॉइंट कि इसकी क्या फीचर है कि ये चेंज होता है, इसकी फीचर नहीं है कि ये चेंज हो।
ये मैंने आपको जो पहली बात एनर्जी वाली की थी वो यही बताने के लिए की थी कि हम बीइंग चार्ज डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट एनर्जीज यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास प्राइमरी सोर्स क्या था? केमिकल एनर्जी। वैसे ही चार्ज के पास प्राइमरी सोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब वो बल्ब से गुजरना चाहता है तो बल्ब कहता है कि आपने जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल में रखी है उसे कैश कराएं और मुझे टोल टैक्स पे करें, अदरवाइज मैंने आपको जाने नहीं देना। अब बल्ब जब उससे एनर्जी लेता है तो वो टोल टैक्स को, यानी कि इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में बल्ब के किसी काम की नहीं है, बल्ब उसे कन्वर्ट कर देता है लाइट और हीट की फॉर्म में। तो इट्स नॉट चार्ज के वो अपनी एनर्जी खुद ब खुद ही बैठे बैठे ट्रांसफॉर्म करता रहे। हम खाना खा के बैठे बैठे तो नहीं ना ट्रांसफॉर्म करते, कोई काम करने में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट्स अबाउट द रेजिस्टेंस जो कि उस चार्ज के रास्ते में है, जिसके पास एनर्जी थी, उसको ओवरकम करने के लिए चार्ज अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उसे दे देता है जो वो कैश कराता है और अपनी मर्जी के कन्वर्ट में बैंक में चेंज कर लेता है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक पॉइंट यहां पे मैंने आपको लिख के दिया था। I think convergence, sorry. Okay. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इस वक्त जो मैंने कैलकुलेशन की है, आप देख सकते हो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कैलकुलेशन में फिक्स रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या लिखा हुआ था मैंने? 150 ओम्स। ठीक है, तो अगर फिक्स रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 150 ओम्स है तो अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन, अगर मैं पावर जो डिसिपेट हो सकती है फैन के अक्रॉस उसे निकालना चाहूं एज पर करंट सिचुएशन, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? पावर सॉरी पावर डिसिपेटेड इज V स्क्वायर ओवर R। अब मुझे बताएं कि फैन के अक्रॉस V स्क्वायर क्या आया है हमारे पास? 24 स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? 150। इसका मतलब है कि इस वक्त जो इसके अंदर पावर डिसिपेट हो रही है that is equivalent to 3.84 watt। ये फॉर श्योर बात है कि ये फैन जब 3.84 वॉट की पावर को यूज करेगा, दैट मींस कि इसका मतलब ये बनता है कि जब ये फैन 1 सेकेंड में 3.84 जूल्स का वर्क डन करेगा तो वो अपनी फुल स्पीड से काम कर रहा हो, क्योंकि पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितना वर्क डन हो रहा है 1 सेकेंड में। तो अब क्या हो रहा था इस फैन में? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ये फैन उसे कन्वर्ट कर रहा है किनेटिक एनर्जी में और हीट एनर्जी में, यानी मैकेनिकल एनर्जी में, ताकि ये घूम सके। अब अगर ये चार्ज के पास 1 जूल की किनेटिक एनर्जी को, मैं रिपीट कह रहा हूं, अगर ये चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसका ये 3.84 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में इन 1 सेकेंड। सो इसका मतलब होगा कि फैन जो उस वक्त पावर डिसिपेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज 3.84 वॉट। और ये फैन इस वक्त अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल से काम कर रहा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो एक्स पर, इस वक्त हमने माना था स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एक्स पर है। अब दूसरी सिचुएशन में हम आ जाते हैं जहां पे हम अज्यूम करने लगे हैं कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एक्स की बजाय वाई पर आ गए। जी बेटे, बेटे कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, नाउ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज एट वाई। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एट वाई।
अब मुझे बताएं कि जब Y पे होगा तो उसका पूरा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। इन दैट केस हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टर का, रियोस्टैट का, जब वो Y पे है। इस वक्त हमारे पास पूरी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, यानी कि 400 ओम हो जाएगा। यस सर। सो अब अगर हम VT इज इक्वल टू V R H Y प्लस V R F यानी फिक्स रेजिस्टेंस देखें तो ये 24 है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है, पहले तो हमने बोल दिया था 0 और ये भी क्वेश्चन मार्क। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं, सोच के बताते हैं कि नाउ इन दिस केस हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन रेजिस्टेंस। अब उसका मेथड क्या है, उस पॉइंट को हम समझने जा रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो कैलकुलेशंस में आपके पास आएगा और यही वो पॉइंट है जो कंफ्यूजन कॉज कर सकता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं फर्स्ट स्टेप बेटे, अब ये आपका पिछले सारे पार्ट का रिव्यू आ जाएगा इसमें, जो क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम थी, मैंने आज यही क्वेश्चन ही आप लोगों को समझाना है, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस तो आपको समझे पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, बस इतना ही है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, बाकी सारे आप थ्योरेटिकल पार्ट है। अब मैं यहां पर ये मुझे बताएं कि रियोस्टैट was connected in series with the fixed resistor that is fan. Yes, We know sir. one thing, that at this point the resistance of rheostat is 400 and the resistance of fixed resistor is 150. That means that the total resistance in this case is 550. कह सकता हूं मैं ये बात, 550 ohms. अब ये दोनों लगे हुए सीरीज में, तो जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हमारे पास उनमें से करंट जो है वो सेम फ्लो करता है। तो इस केस में हम यहां पे लिख सकते हैं दैट V T is equal to I T times R T। अब मुझे निकालना है I T, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V T ओवर R। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Another point. Now I have IT is equal to VT over RT. So IT मेरे पास क्या हो जाएगा, VT is 24 and RT is 150. So हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 550, मैंने 150 लिख दिया था, RT is 550. So हमारे पास ये आ गया, so 24 divided by 550, it's 0.044 भी बन सकता है, वैसे असल आंसर जो है वो 36 है, 36। लेकिन अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इट वुड मेक द डिफरेंस 0.44 एम्पीयर। ठीक है, बट द एग्जैक्ट आंसर इज दैट। अब मेरे पास आ गया करंट। पहला स्टेप मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या, मुझे दोनों के अक्रॉस से नहीं पता था लेकिन टोटल पता था, तो फिर मैंने ईच पोटेंशियल डिफरेंस को डिटरमिन करने के लिए द फर्स्ट स्टेप आई यूज्ड, मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला। अब मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 550 ओम्स। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि आई नो कि मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, करंट निकाल। अब सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यही 0.044 का रियोस्टैट में से भी फ्लो करेगा और फिक्स रेजिस्टर में भी फ्लो करेगा। अब मैं निकालता हूं कि इस वक्त हमारे पास फिक्स रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फिक्स रेजिस्टर यानी फैन के अक्रॉस, तो IT
times resistance of fan. तो अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ फैन निकालना चाहते हैं तो इट इज 0.0436 टाइम्स 150. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट इज 6.54. इसका मतलब है कि 6.54 वोल्ट इसके क्रॉस है. अब हम इधर आके चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इसके क्रॉस हमारे पास, इधर से मैं आ रहा हूं, इसके क्रॉस हमारे पास है 6.54. तो रियोस्टैट के अक्रॉस हमारे पास इस वक्त कितने होंगे? वी कैन कैलकुलेट दैट. सो वी हैव रियोस्टैट व्हेन इट इज केप्ट एट y, उसके अक्रॉस हमारे पास at this point it's 24 minus 6.54. so ये हमारे पास आंसर आ गया as 17.545. अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताए कि what is the power dissipated in the fan. so power dissipated in the fan पे हम फॉर्मूला लगाते हैं V²/R. so हमारे पास power dissipated V² is 6.54, R is 150. इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा? 6.54 divided by 150 square. 6.54 square divided by 150. 0.285. 0.285 watt. इसका मतलब है कि जहां पे पहले 3.85 जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही थी 1 सेकंड में, अब 0.285 जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है 1 सेकंड में. तो फैन स्लो हो जाएगा. इसका मतलब है कि जब हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली वेयरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. वी आर एक्चुअली वेयरिंग पोटेंशियल डिफरेंस and hence the power dissipated across the fan. ठीक है? इसका मतलब है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर रहे हैं और जो हम पावर डिसिपेट कर रहे हैं अक्रॉस द फैन उसको वेरी कर रहे हैं. Is it clear? That's why this whole system is named as potential divider circuit, क्योंकि हम पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से. This whole system is known as potential divider circuit because actually we are dividing potential in this. We are varying conversion of electrical energy per second across any required component to non-electrical energy. बेटे मैंने पिछले 2-3 लेसन आपने नोट किया होगा कि नॉर्मल से स्लो चलाऊं. इसलिए स्लो चलाऊं क्योंकि आप एक एक स्टेप को, एक एक कैलकुलेशन को देख सकें. मैं अब आपको पहले तो इसका स्क्रीन इमेज कैप्चर करने, अगर किसी ने नहीं किया है तो एक बच्चा कैप्चर करके ग्रुप पे प्लेस कर दे, पोस्ट कर दे, ताकि आपके पास ये सारे स्टेप्स हो. आई डोंट वांट यू गाइस टू मिस एनी स्टेप ओवर हियर. मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी एक भी स्टेप इस पार्ट में मिस करे. तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत स्लो लेके चलाऊं और ये पार्ट डिमांड करता है कि आप इसका एक एक सेक्शन समझे, वरना आप एक मेजर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा नंबर्स वाला क्वेश्चन है उससे महरूम रह जाएंगे. एंड दिस इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ न्यूमेरिकल इन इलेक्ट्रिसिटी. गाइस किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी. सर मुझे बस वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की नहीं समझ आती, वो है क्या चीज? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेटे, डिमर को मूव करते हो, ऐसे रिवॉल्व करते हो ना तो पंखा हल्का हो जाता है जी. वो है. यस. ओके. क्योंकि जब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के ऊपर से घुमाऊंगा ना तो वो आगे मूव करता आएगा और वायर के कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट पे लगता जाएगा. गॉट इट? यस. ये आप लोग कर लेंगे ना तो मैं जब ये वाला हमारा एक दफा तसल्ली से हो जाएगा ना पोर्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है. मैं आपको एक ही हफ्ते में कम से कम 4 एमसीक्यूज के पेपर्स
देकर आप लोगों के साथ डिस्कशंस करके फिर आगे निकलूंगा, ठीक है। आप लोगों को गूगल फॉर्म्स में पेपर दूंगा जो आप खुद से उधर सॉल्व करेंगे और फिर हम उसके अंदर की प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करेंगे मेरे अपने रैंडमली बनाए हुए पेपर से। अभी मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज कर लें, समझ लें इस बात, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्चुअली में रह गई है दैट इज जस्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसे भी मैंने स्टार्ट कर दिया जब मैंने आपको पावर की डेफिनेशंस और इन चीजों की डेफिनेशंस बताई, ठीक है बेटे। क्लियर है सबको? मुझे सच बताना है क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप लोग कोई भी बच्चा मेरे से जरा सी बात को हिडन ना रखे, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी फिर वहीं भी आगे खड़ी हो जाएगी जहां से हम शुरू हुए थे। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पूरी स्क्रैच से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, आगे सबको आगे। थैंक यू सो मच, जीते रहे, अल्लाह हाफिज।